Okay, very good morning to all of you and welcome to the प्रोत्साहन प्रोग्राम। यहाँ हम लोग ना बहुत इग्नोर कर देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, और इतनी बिजी लाइफ है आजकल हमारी, तो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। और कई बार तो हम अपने आसपास की कई चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे हैं रोज़, जिनसे हमें शायद बहुत सी बीमारियाँ मिल रही हैं और जो बहुत ईजिली हम अवॉइड भी कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये वेबिनार्स टाइम एंड अगेन ऑन वीकेंड्स लेके आते हैं आपके नॉलेज देने के लिए। देखिए, इन्वायरमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध ने ये लिखा था। और ये सियाचिन वॉरियर में एक ट्रिप पे गया था, नुब्रा वैली में, एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रिप पे, तो वहाँ पे ये बोर्ड मिला मुझे। देखिए, सनशाइन दिल्ली में या तो आती नहीं, आती भी है तो हम एसी से निकलते नहीं। वाटर हमारा पोल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है, और आरओ के यूज़ करने के बाद हम वाटर के सारे मिनरल्स खो देते। रेस्ट बहुत कम टाइम मिलता है, करते नहीं है। नींद बहुत ही कम लोगों की दिल्ली में पूरी होती है, या किसी भी शहर में हम देखें। एयर तो हमारी क्या बात है, कहना ही नहीं चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट पे हर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड हमारी है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हेल्दी रहें? दीज आर द 6 बेस्ट डॉक्टर्स। और एक बड़ा अचंभित फैक्ट है, और इस बात पे हम दे, ऑलमोस्ट 15 लाख वुमेन हर साल नए कैंसर केसेस ऐड हो जाते हैं, और ये और बढ़ रहा है स्टैटिस्टिक्स। हर 4 मिनट में एक वुमेन इंडिया में डायग्नोज हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से। हर 13 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से। और 5 लाख के आसपास डेथ्स हर साल ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रही है इस देश में। और इतनी महिलाएं हम खो रहे हैं, अपनी माताएं बहनें, क्योंकि हम एक छोटी सी चीज़ है जिसके लिए यही महिलाएं सबसे ज़्यादा चाहत रखती हैं, वो है हेयर कलर। और इस बात पे कोई डॉक्टर बात नहीं करता, इवन ऑन्कोलॉजिस्ट खुद यूज़ कर रहे होते हैं। और हमने तो कई बार देखा है कि आप एक तरफ कीमो रेडियो इतनी खतरनाक इलाज ले रहे होते हैं कैंसर का, और दूसरी तरफ हेयर कलर भी साथ साथ ही यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सी स्टडीज़ पब्लिश हो गई हैं, पहले हम उनको आपको दिखाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। कुछ क्लिनिकल केसेस भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये रूटर्स की स्टडी है, बहुत लंबी, बड़ी लंबी स्टडी की थी इन्होंने, और बहुत से हर कॉन्टिनेंट में स्टडी की गई, और पाया गया कि बहुत से कार्सिनोजन हैं हेयर कलर में, और इसका यूज़ करने से आपको आज नहीं कल धीरे 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 करके कैंसर मिलता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर। अनदर स्टडी। आजकल अजब जमाना है, जवान लोग अपने बाल हाइलाइटर, कहते हैं हाईलाइट यूज़ करके सफ़ेद करा रहे हैं, और बुढ़ापे में हम लोगों को झूठी शान दिखानी है, झूठी जवानी की, भाई काले हो रहे। जवानी क्या बालों के रंग से है? जवानी उस चीज़ से है कि भाई आपका बच्चा बोले कि आओ मेरे साथ 100 मीटर दौड़ जाओ खेलने के लिए, तो आपका सांस ना फूले। वो बोले मेरे को गोदी उठा के 4 फ्लोर चढ़ जाओ तो आप चढ़ पाओ। बोले मेरे साथ बैडमिंटन खेलो तो आपकी कमर ना बोल जाए, घुटने ना बोल जाए। असली जवानी वो है, और हम बालों का कलर दिखा के समझते जवान हो गए। स्किन नहीं, आपकी झुर्रियाँ नहीं बता देती। खैर, हेयर कलर में बहुत से केमिकल है वैसे, बट सबसे प्राइमरी है फिनलिन डाइअमीन। ये बेंजीन का एक डेरिवेटिव है, और बेंजीन एक नॉन कार्सिनोजन ऑलरेडी हमें पता है। ल्यूकेमियाज, लिम्फोमाज एंड मल्टीपल माइलोमाज में तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, और ये नॉन कार्सिनोजन है ये। और इसको अगर आप कैटेगरी में डालते हैं तो ये टॉक्सिक, एक्यूट टॉक्सिक और इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, फिर भी हम यूज़ कर जा रहे हैं। सब कंपनी आपको आके बोलती है, सो कॉल्ड हर्बल मेहंदी वाले भी, कि अमोनिया फ्री, अमोनिया फ्री, अरे अमोनिया तो बहुत साल पहले ही ख़त्म हो गया। असली कारण ये बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्या क्या करता है ये हेयर कलर? ये देखिए, लिस्ट ऑफ स्किन डिजीज़। पहले तो हम स्किन डिजीज़ की बात करेंगे, क्योंकि एलर्जीज़ तो हम आमतौर पे जानते हैं। लोग हमें आके बहुत बोलते हैं कि आपकी दवाई असर नहीं कर रही, हमारा एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा, कभी असर होता है सोरियासिस में, कभी नहीं होता है। बहुत से लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, होता क्या है, हम दवाई देते हैं, उनके सिम्टम कम होते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन अगले महीने या 15 दिन में फिर वो हेयर कलर लगा देते हैं, उससे फिर बॉडी एलर्जी यूज़ कर लेती है। और लोग बोलते हैं हेयर कलर तो सर पे लगा रहे हैं, बॉडी में कैसे हो रहा है? हमारे पूरे ब्लड में मेमोरी टी सेल्स रहते हैं, और आपने कलर आज लगाया तो इसकी मेमोरी हमारे टी सेल्स, यानी एक टाइप के लिम्फोसाइट, याद रखते हैं, और वो फिर वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, चाहे आप 6 महीने साल भर छोड़ने के बाद भी लगाओ तो भी। नंबर ऑफ डिजीज देख लो,
कोई डिजीज में छोड़ी नहीं है जो क्रॉनिक स्किन डिजीज, सोरियासिस, स्किन डिजीज, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, नाम लो आप, सब इस लिस्ट में है। ये लिस्ट ऑफ केमिकल्स है जो इस फिनेलिन डाइअमीन के साथ मिलके आपको नुकसान पहुंचाते हैं और कार्सिनोजन बन जाते हैं। ये आपको इतने साइंटिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बेसिक बात समझ लीजिए कि क्या क्या इफ़ेक्ट उनके होते हैं। पहले हम बात करेंगे स्किन इफ़ेक्ट्स की, स्किन पे एलर्जीज़ की। स्किन एलर्जीज़ में आप देखेंगे ये डर्मेटोलॉजिकल, ये एक पौंडीचेरी के एक हॉस्पिटल का स्टडी है और उन्हीं के केसेस, इसमें कुछ केसेस हमारे क्लिनिक से भी है, कुछ फोटोग्राफ्स हमारी भी हैं। पहले बेंजीन की बात करें जिसका ये डेरिवेटिव फिनाइल, ये देखिए बेंजीन एक म्यूटेजन है, यानी कि म्यूटेशन पैदा करता है, आपके सेल टाइप को बदल देता है, सेल्स के अंदर डीएनए को बदल देता है। जो म्यूटेशन अगर फिर वो सेल बार बार डिवाइड करेगा तो अनकंट्रोल्ड डिवाइजन के बाद जिसको हम कैंसर बोलते हैं। इस तरह से ये आपके डीएनए पे इफेक्ट करते हैं, ये जितने केमिकल्स आ रहे हैं बाहर से, और फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करके हमें एंड में क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट में डाल देते हैं, जिससे कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज और भी कई बीमारियां हमें मिलती। ये पहले स्किन डिजीजेज आपके सामने हैं। इस तरह के एक्जिमा केसेस देखेंगे आप, क्योंकि इसका सेल टाइप बदल गया जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे होना चाहिए था स्किन का एक सेल जो बहुत स्क्वैमस एपिथेलियम टाइप बन गया और डार्क कलर, ड्राई हो गई स्किन। ये देखिए ये बहुत कॉमन है आजकल और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं ये कहाँ से हो रहा है। ऐसे काली काली स्किन होना बहुत आम है, गर्दन पे इस तरह के पैचेस होना। ये देखिए हम सोचते हैं पिगमेंटेशन है, एज के साथ आ रही, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हाथ पे, ये देखिए क्रॉनिक बीमारियाँ हैं ये लाइकन प्लेनस। इस तरह से सेबोरिक डर्मेटाइटिस और ये एक्जिमा हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्लूइड तक डिस्चार्ज होता है। ये देखिए एंजियोडीमा मीन्स अर्टिकेरिया, बहुत आम बीमारी आजकल, बहुत कॉमन हो गई है। हम फूड्स में ढूंढते रहते हैं, फूड एलर्जीज भी होती हैं, लेकिन हम केमिकल्स ये भूल जाते हैं। आजकल हमारे फूड्स में भी तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज वो भी। तो इस तरह से इसे एंजियोडीमा कहते हैं। ये बहुत खतरनाक और क्रॉनिक बीमारी है। अगर ये एंजियोन्यूरोटिक शॉक में चले जाएं तो आपको इमीडिएट वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, और अगर टाइमली हॉस्पिटलाइज ना हो तो डेथ भी हो सकती है अगर ये सिवियर रिएक्शन हो जाए तो। ये देखिए केस, क्या ये एंजियोडीमा का सिवियर केस है। ये जो स्वेलिंग आप चेहरे पे देख रहे हैं ये अंदर हमारी विंड पाइप में भी आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाना कम हो जाती है और हम हाइपोक्सिया में चले जाते हैं, जिसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। इसके साथ साथ एक और टर्म है केमिकल इंड्यूस्ड विटिलिगो। विटिलिगो जो आपने फुलवेरी के नाम सुना होगा, जिसमें आपके सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाती है। रबड़ इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री और हमारी ये डाई इंडस्ट्री जो आप हेयर कलर, ये एक और बेंजीन का डेरिवेटिव है जिसको मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विन बोलते हैं, MbEH। इससे ये प्रूव हो चुका है कि ल्यूकोडर्मा होता है। ये देखिए आपने बहुत से केसेस देखे होंगे ऐसे, अगर मान लो कोई लगातार हेयर डाई यूज़ कर रहा हो ना और फिर वो अपने बाल शेव करा ले, बिल्कुल गंजा हो जाए, तो उसको आपको देखोगे उनके सर पे कई कई जगह सफ़ेद स्पॉट्स मिलते हैं। इस तरह के केसेस आपके सामने हमें बहुत कॉमनली आपके लोकेलिटी में भी दिख जाएंगे। ये देखिए बिंदी, सिंदूर, अलता, ये यूज़ करने से इसमें भी ये केमिकल पाए जाते हैं, इनके कलर में, इनके डाई में। सिंदूर भी आजकल लेड से, तो ये सारी चीज़ें भी फिर म्यूटेशन पैदा करती हैं और इस तरह से विटिलिगो हो जाते हैं। केमिकल इंड्यूस विटिलिगो की बात है। ये माता जी अपना ये रेगजीन या रबड़ से बना पर्स रखा करती थी, जैसे लेडीज़ को, ओल्ड लेडीज़ को आदत है, तो उसी जगह पे उस रबड़ के केमिकल ने विटिलिगो कर दिया। सिमिलरली ये चप्पल, इस रबड़ में ये MbEH की वजह से, सिर्फ देखिए चप्पल जहाँ पे टच हो रही थी रबड़ ब्लू कलर की, वहीं पे ये विटिलिगो आया। ये सोरियासिस बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये भी लोग बोलते हैं सोरियासिस ठीक नहीं, एक तो वैसे ही ये बहुत ही खतरनाक लिंगरिंग बीमारी है, मतलब कितनी मर्जी कोशिश करते हैं ठीक नहीं होती। उसके बाद हम हर महीने कलर लगा के फिर बोलते हैं डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही, फिर हमें कई बार स्टेरॉइड्स लगाने पड़ते हैं या इवन देने भी पड़ते हैं, जिनके सीरियस साइड इफेक्ट सब जानते हैं। सिर्फ स्किन नहीं, रेस्पिरेटरी एलर्जीज में भी ये बहुत बड़ा, जैसे लोगों को छींके आना, बार बार सांस फूल जाना, अस्थमा होना। ऑफ कोर्स डाई जो यूज़ करते हैं सलून ओनर्स, सलून वर्कर्स, उनको तो होती ही है। उसके अलावा आपकी भी बार बार एलर्जीज को ये रिन्यू कर देती है। अब आप अगर रेट्रोग्रेसिवली, अगर मान लो आप में से किसी को ये बीमारी है, तो आप सोचिएगा
कि आप ठीक चल रहे थे, फिर या तो मौसम में कुछ बदलाव, पॉलन्स का ऑफकोर्स होता है एलर्जीज पे, और साथ ही साथ आपके घर में या आपने खुद हेयर कलर यूज़ किया हो और उसके फ्यूम से आपको ये बढ़ गई हो प्रॉब्लम। देखिए रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी हैं इन्हीं के, रेस्पिरेटरी एलर्जीज भी। तो एलर्जीज बढ़ने पे सिर्फ हम पॉल्यूशन का कारण नहीं, वो तो ऑफकोर्स है ही, हमारे खुद के पैसे दे के खरीदी हुई बीमारियां भी है। बाकी हम इस पे इतनी समझा देते हैं लेकिन लोगों की बहस ख़त्म नहीं होती क्लिनिक पे, और यही रीज़न है ये वेबिनार बनाने का आज, कि बार बार ये वीडियो आप देख के खुद ही समझ लो, लोगों को शेयर भी कर देना। अब इन एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए आपको चाहिए होती है मोन्टेलोकास्ट या मॉन्टेर एलसी या लिवोसिट्राजिन, जो आप देखो कितना बड़ा साइकेट्रिक, इवन सुसाइडल। और इन्होंने बोला है एफडीए ने कि बॉक्स पे इसके वार्निंग साइन लिखो कि भाई अगर आप, और लोग ये टॉफ़ी की तरह रोज़ खाते हैं जिनको ये एलर्जीज होती है, अर्टिकेरिया स्पेशली, एलर्जिक राइनाइटिस जिनको छींकों की बीमारी, साइनस होता है, इवन अस्थमा पेशेंट। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारे यूथ में, उसका ये कारण भी एक हो। इसके अलावा और भी कार्सिनोजेंस हैं। आज का मेन टॉपिक हेयर कलर है, बट इसके साथ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हम आपको बताएंगे। जो आप ड्रग्स यूज़ करते हो ये भी, उनमें भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है जो आपको कार्सिनोजन देती है। और ये ड्रग्स आपकी, ऐसा नहीं है कि बहुत अनकॉमन है, रोज़ आप पेंटोसिड खाते हो ना, एसिडिटी की गोलियाँ, बीपी की गोलियाँ, डायबिटीज़ की कॉमनेस्ट दवाइयाँ, जिस पे हम लाइफस्टाइल को बदल के बीमारियों को रोक लें, वो उस पर हमारा ध्यान नहीं है, बट हम ये गोलियाँ रोज़ खाते हैं। और ये WHO का कंट्रोल स्टडी है जिससे पता चला है कि इन सब दवाइयों में एक NMDA नाम से एक केमिकल पाया जा रहा है, ये इम्प्योरिटी है। और आजकल तो आप देखते हैं कितनी सारी कंपनियां दवाइयां बनाने की आ गई हैं, कितनी सस्ती दवाइयां आपको मिलने लगी है, तो ये इम्प्योरिटीज़ बहुत आम होती जा रही है। हम लोग ये तो समझ लेते हैं कि स्किन एलर्जीज हो सकती है हेयर कलर लगाने की, केमिकल स्किन पे लगता है, ये हम सब समझ लेते हैं, लेकिन कैसे ये कैंसर करता है ये हमारी समझ में नहीं आता। ज़्यादातर लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। तो जब तक आप इसकी साइंस को नहीं समझोगे, शायद आप खुद को और अपने आसपास वालों को, स्पेशली वाइफ्स को, मदर्स को, सिस्टर्स को कन्विंस भी नहीं कर पाओगे कि वो हेयर कलर छोड़ दे। ठीक है? क्यों होता है? इन सब में एक तत्व होता है, इन सब की एक कैटेगरी है सब केमिकल्स की, जिसको जीनोएस्ट्रोजन कहते हैं। जो क्या करता है, जीनोएस्ट्रोजन नाम से आपको पता चल रहा है, ये फॉल्सली ईस्ट्रोजन की सिग्नलिंग कर देता है, जिस वक्त सिग्नल नहीं होना चाहिए ईस्ट्रोजन का, उसको भी सिग्नल कर देता है। आप इसकी सोर्सेज को समझ लीजिए, फिलहाल आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। जितने केमिकल्स, पेस्टिसाइड, खासकर एग्रीकल्चर केमिकल्स, हो सकता है ये आपके हाथ में ना हो, डिओड्रेंट्स, हेयर कलर्स, ब्यूटी एंड स्किन केयर, ये आ गया ना हेयर कलर की बात फिर से, शैम्पूज, मीट एंड डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहुत बोलबाला है, इसके बारे में भी बहुत बहस होती है हमारी। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली जो नॉन ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हैं, ऑर्गेनिक नहीं जिनमें केमिकल स्प्रेज आजकल बहुत होते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स एंड वाटर बॉटल, जितना भी खाना हम होटल से मंगाते हैं आज की डेट में, पैकेज फूड सब प्लास्टिक में है। माइक्रोवेव का लगातार बहुत कन्वीनियंट हो गया है, तो कन्वीनियंस के साथ ही कैंसर आता है। प्लास्टिक कंटेनर्स एंड सम टॉयज़ ऑल्सो, जो खासकर चाइना से कई टॉयज़ और हमारे यहाँ भी बनते हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करते हैं। जीनोएस्ट्रोजन क्या है अब ये समझ लें, नाम तो जान लिया, सोर्सेज जान ली। जीनोएस्ट्रोजन वो केमिकल्स हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो ये केमिकल्स, और ये नहीं कि इनके एक्सपोजर से आप एक ही बार एक्सपोजर हुआ है, आपने एक बार हेयर कलर लगाई और हो गया कैंसर, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी इतनी परफेक्ट है कि उस म्यूटेशन को ठीक भी करती है, उन सेल्स को मार देती है एपोप्टोसिस के जरिए। तो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर जब होता है तब ये होता है, और इस रिपीटेड एक्सपोजर को और फर्दर हमें बढ़ा देता है हमारी बॉडी में होने वाली चर्बी, मोटापा। तभी ओबेसिटी इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर, प्रिवेंटेबल कॉज। क्या होता है, ये जितने केमिकल हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पहले तो इनके हाफ लाइफ बहुत लंबी लंबी, बहुत देर तक हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, और ये जाके स्टोर फैट में होते हैं। तो जितना आपकी बॉडी में फैट है उतने ही इस तरह के केमिकल्स भी आपकी बॉडी में पाए जाएंगे, और फिर ये आपको बार बार सिग्नल देते रहते हैं कैंसर काज करने के लिए, और बहुत से कैंसर ये करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट सबसे बड़ा सोर्स, जो मैंने अभी बताया, फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स, और हमारी बॉडी में जिस तरह से एज के साथ फैट बढ़ता है, तो फैट उसको भी, इसके नुकसान को भी बढ़ाते हैं। देखिए, जितना आपका प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड है, उन सब में भी यही जीनोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं। इसीलिए लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंशन, मतलब अगर कैंसर की देखें तो स्मोकिंग और ओबेसिटी सबसे नंबर 1 पे।
और ये हमारे बॉडी फैट में स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले अपना मोटापे को भी एक खतरा मानिए, मोटापे को एक्सेप्ट मत कीजिए, एक बीमारी है। अब इसको हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया, जिस पे हम पहले भी वेबिनार कर चुके हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे ही प्रोत्साहन प्रोग्राम का पूरा एम है, उसको प्रिवेंट करने में। अगर आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक कर लिया ना, तो आप कैंसर से बच जाओगे। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये 4 मेन बीमारियां आती है। ओबेसिटी, जिसको आप बड़े प्यार से रखते हो, हम तो खाते पीते घर के। डायबिटीज़, जो आजकल बिल्कुल आम हो गई है और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, ये तो भाई होनी ही है, मेरे पिताजी को है, माता जी को, तो मुझे भी होगी। डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होना, और हाइपरटेंशन, बीपी। अब ये इतने सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में ये सेक्रेट करते हैं। देखिए, इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैक्रोफेजिस, एडिनोपेक्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, कितने सारे ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं। ये एक ब्रेस्ट टिश्यू है और इसमें ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर इन बीमारियों के साथ। तो लोग सोचते हैं मोटापा है तो क्यों कैंसर होगा। जितना टाइम आप इन बीमारियों के साथ रहेंगे, जितना टाइम ये बीमारियां आपके शरीर में रहेंगी, चाहे दवाइयों से कंट्रोल्ड हैं तब भी ये सारे जो एजेंट्स हैं हमारी बॉडी में सेक्रीट होंगे और हमें कैंसर देंगे ही देंगे। इसीलिए कैंसर इतना आम बनता जा रहा है। ये देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्या क्या, विसरल एडोपेसिटी आ गया ना, मोटापा, हाइपर इंसुलिनीमिया, जिसका कोई टेस्ट भी नहीं कराते हैं। हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम का जब हम इंडक्ट करते हैं तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं फुल बॉडी, उसमें इंसुलिन ज़रूर कराते हैं। आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, डेयरी प्रोडक्ट्स। इन्फ्लामेशन क्रॉनिक, ये भी मोटापे से बनती है। और ये आ गया ईस्ट्रोजन सिग्नल, ये यहाँ पे ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, इसी की बात कर रहे हैं हम, जो जीनो एस्ट्रोजन है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं पिक्टोरियली। नॉर्मल हेल्दी ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में होता है, वो तब सेक्रेट होता है जब हमें ज़रूरत है उसकी, जब उसका फेज़ है, मेंस्ट्रुअल फेजेस के चेंजेस में ईस्ट्रोजन बढ़ता है, घटता है। लेकिन जब हम बाहर से इतना ईस्ट्रोजन ला रहे हैं, तो जिस समय ईस्ट्रोजन को कम होना चाहिए, उस समय भी ईस्ट्रोजन की सिग्नलिंग हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे ब्रेस्ट में, यूट्रस में स्पेशली चेंजेस होते हैं। और इन्हीं सेक्सुअल ऑर्गन्स और गोनेड्स, इवन मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, मेल ब्रेस्ट, गायनोकोमेस्टिया, इन सब में भी इन्हीं का हाथ पाया जाता है। और ये इतने सारे सिम्टम जो हम सोचते भी नहीं कि इससे होंगे, जितने प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं, एक्ने है, बॉडी में पानी भरना है, लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम ये जीनोएस्ट्रोजन ट्रिगर करते हैं। इवन मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी, कितने बड़े बड़े इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुले जा रहे हैं, ब्रेस्ट लम्प्स, यूट्राइन हेयर फॉल, थायराइड डिजीजेज ऑल्सो। तो ये कैंसर ये जीनोएस्ट्रोजन करते हैं। मेल्स में प्रोस्टेट और टेस्टिस, फीमेल्स में ब्रेस्ट, ओवरी और एंडोमेट्रियम। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जीनोएस्ट्रोजन की ये सारी सोर्सेज हैं। हेयर कलर इज ए कैटेगराइज्ड इनटू जीनोएस्ट्रोजन। हेयर कलर में देखिए इतने सारे केमिकल्स जो जीनोएस्ट्रोजन की, अब मैं रोज़मर्रा वाली सोर्सेज आपको गिना रहा हूँ। देखिए, फिनोलिन डायमीन आ गया, अगेन लेड एसिटेट, लेड तो बहुत है, टोलुइन, बहुत सारे केमिकल्स हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप पहनते हैं घर में, ये सारे कैंडल जलाते हो, रिपेलेंट्स जाते हो, आजकल बड़ा फैशन हो गया, एसेंशियल ऑयल्स के नाम से आते हैं, जो कुछ तो असली हैं लेकिन कुछ आर्टिफिशियल हैं। कैडमियम होता है, प्लास्टिक बॉटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, पीवीसी, आपके घरों में भी हम पीवीसी का यूज़ करने लग गए हैं, उनसे भी फ्यूम्स निकलते हैं, तो हमारी हवा में भी हम खुद भी कैंसर ले रहे हैं। एल्यूमिनियम, ये बड़ा कॉमन है, एंटी पर्सपेंट, हमें पसीना बहुत आता है, आजकल यूथ बहुत यूज़ करता है, डायरेक्ट स्किन पे आप डिओड्रेंट स्प्रे एंटी पर्सपिरेंट जाते हो। एक तो पहले पर्सपिरेशन जो टॉक्सिक बॉडी से निकालते हैं, स्वेटिंग, उसको आप रोक लेते हो। दूसरा, इसमें सब में एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है मोस्टली, जितने भी आप देखेंगे परफ्यूम्स। तो ये क्या करते हैं कि बार बार ये एल्यूमिनियम फिर वो म्यूटेशन पैदा करता है, जीनोएस्ट्रोजन अटैक करता है, और इस फैट फिर हमें हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू में चेंजेस आते हैं। और यही कारण है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में 90% ब्रेस्ट कैंसर के, अपर आउटर क्वाड्रेंट मीन्स जो हमारे फोर आर्म के बिल्कुल पास का हिस्सा है ब्रेस्ट का, सबसे ज़्यादा कैंसर वहीं पाया जाता है, ब्रेस्ट का। ओवेरियन कैंसर और टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर में मीजोथीलियोमा होने का बहुत बड़ा कारण है, ये भी स्टडीज़ प्रूव हो चुकी है। उसके अलावा रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली दवाइयाँ, हमारी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, वैक्सीन्स में हार्मोन थेरेपीज जो हम ले लेते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, एंटीबायोटिक्स, बार बार बिना बात के एंटीबायोटिक लेना, और बहुत कॉमनली जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक लेने से हमारे गट का माइक्रोबायोम ख़राब होता है, वो भी हमें कैंसर की तरफ ढकेलते हैं। ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बड़ा कॉमन हो गया आजकल, आई पिल के नाम से बहुत सारी एक्यूट इमरजेंसी आई पिल्स भी आ गई हैं, तो हम प्रिकॉशन यूज़ करने की जगह आजकल बहुत कॉमन हो गया है, टीनेज ग्रुप में इसका बहुत चलन हो गया, हमें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए।
देन एंटी डिप्रेसेंट्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जिनको हम ना आम तौर पे गैस की गोली के नाम से जानते हैं, वल्सार्टन सॉल्ट जो कॉमनली बीपी में यूज़ होता है। ये देखिए एफडीए ने ये रिकॉल भी की थी दवाइयाँ, बट हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं हैं, आप सब जानते हैं इस देश की असलियत। ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटरी बोल दी थी कि गैस की गोलियों पे किडनी कैंसर, स्टमक कैंसर करने की वार्निंग आनी चाहिए, आज तक नहीं आई है। और ये WHO का ऑफिशियल पेज है जिसपे वो सब दवाइयों के नाम हैं जो आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं और जो आपको कैंसर दे सकती है या देती हैं। सी एंटी डिप्रेसेंट, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, रेनिटिडिन, इट्स जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, ये बोल रहे हैं जामा नेटवर्क तो, ठीक है। और ये हम पहले भी कर चुके हैं। मोन्टेलोकास्ट आपको सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन टाइप की बीमारी देती हैं अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं। तो कारण जो ये केमिकल्स आप रोज़ रोज़ यूज़ करो, इनसे बचेंगे तो एलर्जीज आपकी कम हो जाएंगी, तो ये दवाइयों का यूज़ कम होगा। और अब आसपास आपके किचन में देखते हैं जीनो एस्ट्रोजन कहाँ है, ठीक है। आप अब किसान की केचप उठाइए या कोई भी केचप उठा लीजिए, केचप में आप देखेंगे टोमेटो पेस्ट है 28%, बाकी उसको 100% कैसे बनाया, वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये आ गए। ये जितने एसिडिटी रेगुलेटर्स है, ये प्रिजर्वेटिव है, कहते हैं ना नो प्रिजर्वेटिव, खुद ही लिखा है। ऑनियन, उसके बाद ये जो कॉन्डिमेंट्स लिखे हैं जिनमें मिलावट होती है, स्टेबलाइजर एंड इमल्सीफायर्स, ये सब जीनो एस्ट्रोजन की कैटेगरी में आते हैं। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आपको मोटापा देता है, आपके बच्चों को मोटापा देता है। ये आपका तन की शक्ति, मन की शक्ति, मतलब इसके बिना तो जैसे हाइट बढ़ेगी नहीं बच्चों की, हेल्दी रहेंगे ही नहीं बच्चे। अब देख लो इसमें क्या क्या है। अगेन कंटेन्स परमिटेड कलर, ये इमल्सीफायर्स आगे ना, जीनो एस्ट्रोजन, जितना प्रोसेस्ड फूड हमने बताया था आपको वो जीनो एस्ट्रोजन की कैटेगरी में है। ये आपकी फेवरेट फ्रूट ड्रिंक्स जिनमें सिर्फ रिकन्स्टिट्यूट होने के बाद भी 10% है लीची, जो असली में तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है 1%, और ये अपने आप को बोलते हैं वो है कि ये, और लिखा है क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक है, रिफ्रेशिंग टेस्ट। अब देख लो कहीं यहाँ पे भी लिखा होगा नो प्रिजर्वेटिव एडेड, और खुद ही लिखा हुआ है देखो एडिड फ्लेवर एंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे केमिकली बने सिंथेटिक एजेंट्स, ये सब आपको जीनो एस्ट्रोजन होने की वजह से कैंसर दे रहे। ये आपकी फेवरेट फ्रूटी एंड रियल का जूस, नाम तो रियल है फिर भी देखिए जूस कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 12%, बाकी सब एंटीऑक्सीडेंट ये सब, और कहते हैं नो प्रिजर्वेटिव, फ्रंट में तो ये लिखा होता है। अगेन ये देखो मैंगो पल्प ओनली 19%। तो बाकी जितना ये सब लिखा है ना, जो कैटेगरी है, नंबर्स देख रहे हो, हमें साइंटिफिक जार्गन्स दे रहे हैं, ये सब, ये सिंथेटिक जो है, ये सब आप जीनो एस्ट्रोजन में है सब। ये फेवरेट आजकल बड़ा हेल्दी मान के न्यूटेला चलता है, पीनट बटर जी बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, जिम वाले बड़ा इसको बोलते हैं। 55% तो उसमें शुगर ही है सिर्फ, बाकी देख लो। और ऐसी आपकी मेयोनीज बहुत कॉमनली यूज, बच्चे आजकल हमारे मेयोनीज बहुत पसंद करते हैं। अगेन ये घर पे बना सकते हो आप, लेकिन फिर भी देखिए सारे ये जो कैल्शियम, ये सब डाइसोडियम, ईडीटी, ये सब जो केमिकल्स नाम लिखे हैं, ये सब जीनो एस्ट्रोजन है। ये सब पैक्ड फूड आपको कैलोरीज तो भर भर के देते ही है, जो हमारे बच्चे आजकल एक्टिव रहते नहीं हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी की कमी से मोटापा तो आप पता ही है कितना कॉमन होता जा रहा है। उसके अलावा इनमें जीनो एस्ट्रोजन भी है। आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए आपको, ये देखिए इमल्सीफायर्स, फैट क्रिस्टल्स, लिक्विड फैट्स, ये सब, ये जो एंथोसाइनिन्स, ये सब केमिकल प्रोड्यूस्ड है ना, नेचुरल वेनीला कोई नहीं डालता, बहुत महंगा आता है। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब जीनो एस्ट्रोजन है। और अब तो रोज़ रोज़ आपके बच्चे, आप आइसक्रीम तो रोज़ खाते हो, के साथ साथ चीनी। आइसक्रीम बनाने वाली ये स्लाइड मैं बहुत शेयर करता हूँ। बास्किन रॉबिन्स जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की आइसक्रीम कंपनी है, इनके जितने ओनर्स हैं, ये दोनों ओनर्स हैं उनके, ओशन रॉबिन्स एंड जॉन रॉबिन्स, जिन्होंने छोड़ के वीगन हो गए हैं, अपना खुद का लैंड लेके उस पर ये उगा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको याद रखिए, जीनो एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ से आपको मिल रहा है और कैसे कैसे ये आपको बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए रोज आपका नाश्ता जो है जीनो एस्ट्रोजन से भरा हुआ है। ये डेयरी प्रोडक्ट आ गया, चाय, अगेन डेयरी प्रोडक्ट आ गया, इसमें देख लो दूध और डेयरी प्रोडक्ट, और इनके केमिकल्स तो है ही हैं। जैसे पहले बताया था डेयरी एंड एनिमल प्रोटीन्स सब में और ये आजकल बड़ा हेल्दी पैक्ड फूड लेके आते हैं हम लोग, तो ये करते हैं। कैसे डेली ब्रेकफास्ट जो हम ले रहे हैं उसमें देखिए कितना जीनो एस्ट्रोजन हम खा जाते हैं बिना पता किए भी अपना।
तो रोज़ रोज़ की हम आदतों को अगर नहीं बदलेंगे तो कैंसर तो होगा ही होगा। हम इसको स्विच कर सकते हैं इस तरह के ब्रेकफास्ट। तो ये मेरा यूजुअल ब्रेकफास्ट होता है, ग्रीन स्मूदी, ये भी हम लोग घर पे उगाते हैं। और ग्रीन पत्ते तो आप बड़े आराम से सब उगा सकते हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम में जब भी हमारे बैच में लोग होते हैं, मेडिसिनली उनको गार्डनिंग टिप्स भी और सीड्स वगैरह भी कोशिश करते हैं मिल जाए। ये जीनो एस्ट्रोजन का एक मेजर सोर्स है जो आपके हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, और जैसे मैंने बोला कि रोज़ कैंसर होता है, रोज़ खाने से होता है, रोज़ रोज़ हम कुछ चीज़ें तो कम करें, दूसरा अपना मोटापा कम करें जहाँ ये जीनो एस्ट्रोजन जाके स्टोर हो जाते हैं। ये कुछ मेरे छत की पिक्स हैं। ये आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हमने 5 साल से ख़रीदे नहीं है, ये आराम से उग सकते हैं। मेथी हो गई, पालक हो गए, बिना मेहनत के। ये देखिए, खीरा, घिया, करेले, काफ़ी कुछ हमने लगाया। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो हमने ख़रीदे ही नहीं है। एमरंथ है, चौलाई, सब ऑर्गेनिकली ग्रोन है। देखिए, हर हफ्ते 1.5-2 किलो चौलाई। मेरा बहुत बड़ा मकान नहीं है, 60 मीटर का छोटा सा फ्लैट है, उसकी छत से इतना लेटस हम पूरी सर्दियाँ हर हफ्ते काटते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ही होते हैं। तो एटलीस्ट ये हमने मशरूम भी ट्राई किए थे, ऑयस्टर मशरूम। अरबी बड़े आराम से उग जाती है हर साल। अरबी हम पूरे हफ्ते, हर हफ्ते काटते रहते हैं। हल्दी, हल्दी में बहुत ज़्यादा लेड मिलता है, अच्छी से अच्छी कंपनी की भी हल्दी में लेड मिलता ही मिलता है। तो अगर आप इतनी हल्दी, साल भर की हल्दी हम उगा लेते हैं आराम से इसी छत पे। ये यूजुअल हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है डेली की ग्रीन स्मूदी की, इस तरह के कई टाइप के हमने पत्ते, थायम, अमरंथ, मलाबार स्पिनच, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये गर्मियों में भी आपको पालक का स्वाद और पालक की न्यूट्रिशन मिल सकती है। ये सब भिंडी वगैरह, कुंदरू वगैरह है तो इजीली ग्रोइंग वेजिटेबल, ये सब ऑर्गेनिकली उगाए हुए। ये अरबी का पत्ता, हरी मिर्च, बैंगन। और इसीलिए हमारे छत पे ना ये सारे पेस्ट भी आते हैं। पेस्टिसाइड हम यूज़ नहीं करते, तो हम इस तरह के, ये टोबैको कैटरपिलर बोलते हैं इसको वैसे, ये बहुत सुंदर बटरफ्लाई बनता है बाद में। तो लेट द नेचर को एग्जिस्ट विद अस। ये पत्ते को यूज़ करके थोड़े टाइम थोड़ा पत्ते खा के बटरफ्लाई बन के निकल जाते हैं, बट हमें भी ये पॉलिनेट करके, ये जो मिर्ची आप फूल कन्वर्ट करते हैं तो ये बटरफ्लाइज आके पॉलिनेट कर देती हैं हमें। और फिर ये करते करते बच्चों को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे भी इस तरफ, नेचर की तरफ इंक्लाइन होते हैं। एयर पोल्यूशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जीनोस्ट्रोजन। आप अपनी गाड़ी का कभी पीयूसी सर्टिफिकेट, पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट देखिएगा, उसमें भी बेंजीन मिलता है, लिखा हुआ है। बेंजीन टेस्टिंग होती है कि इतनी परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। ऑफ कोर्स पूरी एयर पोल्यूशन को तो हम कंट्रोल सिटीज़ का कर नहीं सकते, उसमें अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है। अथॉरिटीज़ भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, बट एटलीस्ट अपने घर के अंदर का एनवायरनमेंट ये 3 प्लांट रख के कर सकते हैं। कमल मित्तल जी हैं, उनकी टेड टॉक भी है। पहाड़पुर बिजनेस सेंटर कभी आप जाइएगा, नेहरू प्लेस में, आप उनके अंदर कभी ऑफिस में जाके देखें, वो विजिटिंग भी करते हैं। तो उन्होंने कम से कम 10,000 के आसपास ये 3 प्लांट लगाए हुए हैं, 3 टाइप के प्लांट। और उनकी एयर अंदर की PM2.5 लेवल कभी 5 कभी 7 होता है, जबकि बाहर 400-500 होता है। बिकॉज मैं एक इलेक्ट्रिक कार बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। ये इलेक्ट्रिक कार पे आप स्विच करके और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो आप लोग नहीं करते हो, कर सकते हो, बहुत आसान है। आप एटलीस्ट सूखा और गीला कूड़ा ही अलग कर दीजिए, वो भी नहीं करते हम लोग। तो जितना किचन वेस्ट है, इस तरह से ये जो अभी सारे आप देख रहे हो, इतनी हम छत पे ग्रो कर रहे हैं, ये सब में हमने नेचुरल खाद यूज़ की है जो हमारे किचन वेस्ट से ही बनी है। तो अगर किचन वेस्ट को आप पॉलीथीन में बंद करके जब फेंक देते हो ना, तो मीथेन गैस यही प्रोड्यूस होके आप देखोगे कितने बड़े बड़े हम लैंडफिल साइट्स बना रहे हैं, और उनमें मीथेन अपने आप नेचुरली जलती है। और मीथेन एक, आपको पता है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। तो एटलीस्ट इतना सा तो काम हम कर सकते हैं ना। इस तरह से कंपोस्ट बना के हमने बहुत ही बांटी भी अपने पेशेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स को। तो ये सब करेक्ट नॉलेज होने के लिए, अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप पहली चीज़ सही नहीं, गलत पता ही नहीं है तो सही कैसे करोगे। तो इसी को ठीक करते हुए हम बार बार प्रोत्साहन प्रोग्राम के बैचेस लाते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच फोकस्ड है ओबेसिटी, डायबिटीज़ और PCOD पे, जो हम अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3 महीने का बैच होता है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन ज़्यादा, मंथ में एक बार ऑफलाइन। और हम आपका पूरा, ये एक्चुअली बिहेवियरल चेंज पे आधारित होता है।
तो कैसे बिहेवियर चेंज करना, ताकि आपको 3 महीने में हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा दें कि कैसे आप उन बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो और अपने और अपनी फैमिली को डायबिटीज़ और इनसे बचा सकते हो।